this is about me. Actually, I am Shresh Dikshit. Myself BTech from MNIT Jaipur. मैंने RS 2016 के थ्रू मेरी 292 रैंक थी. SSC के थ्रू मैंने ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऐसे काम किया है 3 साल. Currently, I am working as district employment officer in labor and employment department. Okay, I am still an aspirant. मैं अभी खुद भी तैयारी कर रहा हूँ. तो ये तो मेरा. जी समझ पा रहा हूँ. हेलो. जी समझ पा रहा हूँ सर, सारा समझ रहा हूँ मैं. बिल्कुल सर. ठीक है. और मैंने IAS का भी दिया और अभी एक IAS के लिए भी अपीयर हो रहा हूँ. मतलब IAS का भी एस्पिरेंट हूँ. तो मतलब मैं तुम्हारी तरह एस्पिरेंट ही हूँ, पर जस्ट मैंने अभी एग्जाम ये थोड़े से क्रैक किए हुए हैं. तो और मुझे पढ़ाने का शौक है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ. ठीक है. अब कमिंग ऑन RS का आप तैयारी करना चाहते हैं तो RS के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. तो जो मैंने अभी इसका शेड्यूल रखा है उसमें मेजरली हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और आपको इस स्क्रीन पे RS का सिलेबस दिख रहा होगा प्री का. ठीक है, आपको दिख रहा है RS का सिलेबस? जी सर. जी सर. जी. इसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान. इसमें हम देखोगे मोटा मोटा एक तो राजस्थान का हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट. ओके. Then Indian history is important and world history is important. Okay sir. Okay. जी. वर्ल्ड हिस्ट्री ये तीनों चीजें इम्पोर्टेंट हो गई है. अब इसमें मेजरली इन तीनों में सब्जेक्ट्स में से अगर हम बात करें, राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें सबसे ज्यादा मेजर चंक जो आता है वो इंडियन हिस्ट्री से आता है. ठीक है. अब इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम शुरुआत करते हैं. बेसिकली हिस्ट्री आपकी दो जगह काम आती है. एक तो प्री, आपको RS के पेपर के बारे में थोड़ा आइडिया है, प्री और मेंस के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जाम कैसे होता है? जी सर. जी सर. जी आइडिया है सर. मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि प्री क्वालिफाइंग इन नेचर होता है. प्री 200 मार्क्स का होता है. ठीक है. इसमें जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके नंबर नहीं जो. जी. हेलो. ठीक जी है सर. जी बताइए. हाँ जी. और मेंस में क्या होता है कि 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. मेंस 800 नंबर का होता है और इंटरव्यू आपका कितने नंबर का होता है? इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है. ठीक. बेसिकली 3 स्कीम्स होती हैं एग्जाम की. ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, क्वालिफाई करना होता है आपको जस्ट. ठीक है. इसको कट ऑफ से जस्ट आपको नंबर ज्यादा लाने होते हैं. उसके बाद आपको मेंस में बैठना पड़ता है. मेंस एग्जाम 800 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है. आपकी जो फाइनल जो मेरिट बनती है वो आपकी बनती है 900 मार्क्स में से. 900 मार्क्स में आपकी मेरिट बनती है. इसमें से आप कट ऑफ क्लियर करके आप लिस्ट में नाम जब आता है, जब आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं. ठीक है. ये मोटा मोटा स्कीम्स ऑफ थिंग होती हैं. ठीक है. अब इन मेंस एग्जाम दे आर बेसिकली 4 GS के पेपर होते हैं. GS1, GS2, GS3 एंड GS4. ठीक है. अब इन 4 GS1, GS2, GS3 पर ये इक्वल मार्क्स के होते हैं. 200 मार्क्स के. ये भी 200 मार्क्स का, ये भी 200 मार्क्स का, ये भी 200 मार्क्स का. ठीक है. ओके. अब उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और इसमें से आपकी मेरिट डिसाइड होती है. GS1, 2, 3 के अलग अलग सेग्रीगेशन है, वो हम सिलेबस जब बाद में देखेंगे उस हिसाब से अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं उसमें. ठीक है. बेसिकली जो कट ऑफ जाती है वो मोरल लेस 800 में से मैंने 2013 भी दिया हुआ है. 2013 में कट ऑफ नियर अबाउट 350 थी आउट ऑफ 800 में इंटरव्यू कॉल के लिए. ठीक है. तो आप देखेंगे लेस देन 50% मार्क्स. ठीक है. जस्ट नियर अबाउट 45% मार्क्स पे आपको कॉल आ जाती है इंटरव्यू की. ठीक है. ठीक सर. Similarly in 2016 the cutoff was 327 out of 800. Okay. So you can see कि 40 to 50% मार्क्स आपके काफी अच्छे स्कोर माने जाते हैं इस एग्जाम में. इट्स जस्ट नॉट लाइक कि बोर्ड एग्जाम की तरह होता है जिसमें 80-90% आते हैं. 40-45% are more than sufficient to get into the interview call. Okay. Right sir. Right. अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें GS ये जो सिलेबस है, सिलेबस में आपको
मेन चीज है ये सिलेबस तो आपके पास होना ही चाहिए। आप उसको डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों आपको रखनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की, बात करता है आज से, ठीक है। सीधे से पॉइंट पे आते हैं, हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए। एक तो आपको बेसिक जनरल टिप्स मैंने लिखी है स्लाइड्स पे, आपको दिख रहा होगा, जनरल टिप्स फॉर हिस्ट्री प्रिपरेशन, जी ठीक है। जी अब इसकी स्टैंडर्ड सोर्स क्या है। एक तो क्या होता है कि कैंडिडेट्स, जैसे हम भी कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो हमारी क्या होती है कि कोई भी अलग अलग सोर्सेज बताता है एक ही सिलेबस के। सिलेबस में से एक टॉपिक है, सपोज करो फ्रीडम स्ट्रगल हमें पढ़ना है, तो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए क्या करते हैं लोग, बोलते हैं एनसीईआरटी भी पढ़ लो, बिपिन चंद्रा भी पढ़ लो, स्पेक्ट्रम से भी पढ़ लो। इससे क्या होता है कि मल्टीपल सोर्स हो जाते हैं, तो आप एक ही चीज के लिए मल्टीपल टाइम आप वेस्ट करने लग जाते हो, और एट द एंड ऑफ द डे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो जो एज एन राइट एस्पिरेंट मैं आपको थोड़ा सा गाइड ये कर सकता हूँ कि आपको जो कोई भी कुछ भी कहे, आपको जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रखना है, ठीक है। ओके सर ओके ओके तो जैसे पहला तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक्स आती है 11th एंड 12th की, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। ओके सर जी इसकी ई बुक्स आप अवेलेबल है, आप इनको पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी इनको लिखा गया है। और जो करंट बुक्स हैं वो काफी मतलब पिक्टोरियल वे में भी काफी अच्छा उनका डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। आपको उससे अगर आगे जाना है राइट तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। स्पेक्ट्रम आती है, ओके राजीव सर अय्यर की किताब आती है, तो काफी कंसाइज वे में, उसमें काफी फैक्चुअल नॉलेज होती है, जो प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। ओके ओके और सर तमिलनाडु स्टेट बुक्स बुक्स का ये फायदा होगा कि ये हिस्ट्री की मतलब एक स्टोरी की तरह आपको हिस्ट्री बताती है। एक होती है जैसे हिस्ट्री हमने सीखी कि भाई मान लो कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, हम जब बचपन में पढ़ते थे हिस्ट्री क्या होती थी, इट वाज मोर अबाउट फैक्ट्स, राइट। फैक्ट्स की तरह हम याद करते थे कि भाई कब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आया, 1920 में आया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब आया, ठीक है, हम ऐसे पढ़ते जी थे। लेकिन जी अब हमें थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मेंस में एप्लीकेशन मतलब रहता है कि उसका पॉलिटिकल इफेक्ट क्या है, सोशल इफेक्ट क्या था, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या था, मास पे इसका क्या असर पड़ा, इसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स को हम देखने लग जाते हैं, ठीक है। और उस राइट राइट एप्लीकेशन को समझ के आंसर राइटिंग में उसको लिख पाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एनालिसिस और वो एनालिटिकल पावर को डेवलप करना, दैट इज मोर अबाउट मेंस, रेदर देन ओके क्रैमिंग अबाउट कि भाई वो चीजों को याद रखना, कि फैक्ट्स को याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम अप्लाई कैसे कर पाते हैं जो चीज हमने पढ़ी है बुक्स में, ठीक है। तो ठीक ठीक आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, रेदर देन हमें बोर्ड और इसमें ये डिफरेंस आ जाता है। बोर्ड एग्जाम में मोरलेस हम रटने पे या रट्टाफिकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, पर अब रट्टाफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें कंसेप्ट पे जाना है, क्यों ऐसा हुआ, उसके इफेक्ट क्या थे, उसके प्रॉस क्या थे, उसके कॉन्स क्या थे, हर डायमेंशन से हमें आंसर लिखना आना चाहिए। तो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होती है सिविल सर्वेंट की हमेशा, जैसे तो वो चीज हमें अपने आंसर राइटिंग में वो अप्लाई करनी, ठीक है। तो ये दो सोर्स के अलावा आपको ठीक है कहीं नहीं जाना। कई लोग आपको बहुत सारे जैसे विपिन चंद्रा भी बताएंगे, ठीक है। जी सर मैं आपको बता दूं, सुमित सरकार भी बता देंगे, एक सुमित सरकार की किताब आती है, और भी कोई करियर पब्लिकेशन की कोई बता देगा, ऐसे दुनिया भर की किताब आपको बता देंगे कि भाई ये किताब से आती है। लेकिन इतना टाइम होता नहीं है, अगर हमें स्मार्ट स्टडी करनी है तो हमें अपने रिसोर्सेज को कट डाउन करना पड़ेगा, और दूसरा ट्रस्ट करना पड़ेगा जो आपको बता रहा है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और राइटिंग प्रैक्टिस, ये चीजें हम दोनों कंसिडर नहीं करते हैं। अमूमन ये देखा गया है, जैसे मैं हम भी ये करते थे, हमारा जो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट था यूपीएससी का, जब हम देने गए थे दिल्ली तैयारी करने गए थे, तो होता क्या था कि हम किताबें बहुत पढ़ लेते थे, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, जगह जगह जाके जो हमें बताता था सोर्स हम उठा लाते थे, पढ़ने लग जाते थे, फिर हम सोचते थे कि हमें डेली मतलब नॉलेज गेन होती जा रही है, तो हमारी प्रिपरेशन होती जा रही है। एक्चुअली हम एक गलत पाथ पे थे काफी, क्योंकि हमने राइटिंग प्रैक्टिस जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, जैसे आप देखोगे 800 मार्क्स आपको लिखना है एग्जाम में वहां बैठ के, हमने वो प्रैक्टिस तो करी नहीं वहां पे, ना घर बैठ के करी, ना उसकी हमने प्रैक्टिस करी, तो वो एग्जामिनेशन में दिखता था, मतलब हम उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था, जितनी हमारी नॉलेज थी, क्योंकि हम नॉलेज तो हमने ले ली पर उसको हम पेपर में नहीं लिख पाए। जैसे 20 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, आप अच्छे से तब तक नहीं लिख पाओगे जब तक आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की 20 वर्ड्स में, क्योंकि आपको ठीक आता ठीक तो 250 वर्ड्स का है, लेकिन उसको कंसाइज वे में आप 20 वर्ड्स में कैसे लिख पाओगे आप,
यू गेटिंग माय पॉइंट? जी जी सर, जी जी बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूँ, बिल्कुल। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखना क्यों जरूरी है। अब जैसे मेथोडोलॉजी क्या होती है, मेथोडोलॉजी मैंने आपको अगले में उसमें दे रखी है। एज एन एस्पिरेंट क्या होनी चाहिए, ये बेसिकली ABCD है। पहले आप क्या करो, रीड स्टैंडर्ड बुक्स एंड नोट्स। स्टैंडर्ड बुक्स आपने पढ़ी, सपोज करो आपने तमिलनाडु स्टेट बुक्स से एक नेशनलिज्म का चैप्टर पढ़ा पहला, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आपने देखा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरे स्टेप पे आप चले गए, दिस इज सेकंड स्टेप। अब दूसरे स्टेप पे जाने के बाद आपको पता चला कि मुझे बुक किस हिसाब से पढ़नी है ताकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं। आई एम नॉट सेइंग कि आपने बुक पढ़ी और उसी अटेम्प्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब जनरली ऐसा नहीं होगा कि हम इतने तुरमखा होते हैं कि भाई एक बार में बुक पढ़ी हम सारे क्वेश्चंस कर देंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं कि वापस से उस बुक को इस हिसाब से पढ़ते हैं ताकि हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं वो हम उस पोजीशन पे आ जाएं कि सॉल्व कर दें। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? समझ रहा हूँ, जी जी ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम उसी सोर्स को हम दोबारा पढ़ेंगे, विल अगेन रीड दैट पर्टिकुलर सोर्स, ओके। ओके सर। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन को। हम यहाँ पे अब राइटिंग का राइट करेंगे, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, दैट ठीक इज है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके सर। तो ये हमारा मॉड्यूल होता है और दैट मॉड्यूल अप्लाई टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस। मतलब सिलेबस का कोई 0 पॉइंट से उठाकर 100 पॉइंट तक आप कोई भी पॉइंट उठा लो, वेदर इट्स इंडियन सोसाइटी, वेदर इट्स इंडियन पॉलिटी, वेदर इट्स इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और कोई भी आप चीज उठा के देख लो, मेथोडोलॉजी यही रहनी चाहिए आप लोगों की, किसी भी एस्पिरेंट के। इससे क्या होता है, आपके रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और आपका राइटिंग प्रैक्टिस पे मेन फोकस रहता है, जो आपको रैंक दिलाता है, जो आपको लिस्ट में नाम दिलवाता है। होता क्या है कि जैसे राइटिंग प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करोगे ना, उतने चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे कि आपका लिस्ट में नाम होने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं कि जैसे मल्टीपल बुक्स पढ़ी, 1 2 3 4, एंड ही और शी स्टार्ट्स टू थिंक कि भैया मुझे बहुत कुछ आता है, उसने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी। सपोज करो एग्जांपल लो, उसने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि वो राइट नहीं कर पाता, आंसर को ढंग से कन्वे नहीं कर पाता, और आंसर के साथ क्या बोलते हैं उसे, मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाता क्वेश्चन की डिमांड को, तो उसके नंबर काफी कम आते हैं, मतलब रिलेटिवली वो काफी कम स्कोर कर पाता है। एक बंदा जिसने केवल एक ही सोर्स को पढ़ा है, पर उसने राइटिंग प्रैक्टिस पे उसने ज्यादा स्ट्रेस किया है, ही वर्कड हार्ड ओके ऑन द राइटिंग प्रैक्टिस, वो स्कोर ज्यादा करता है हमेशा। और इन ठीक दोनों है। में ये इन दोनों एस्पिरेंट में ये डिफरेंस रहेगा कि इसने नंबर ऑफ आवर्स कम डेट, मतलब नंबर ऑफ आवर्स उसने कम पुट देगा, इसका इनपुट कम रहेगा, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी इस बंदे की, सेकंड वाले की, एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। ठीक है, राइट क्योंकि सर, फर्स्ट राइट। वाले को पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन उसने राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान ही नहीं दिया। और यही गलती 90% ऑफ द एस्पिरेंट करते हैं, जो मैंने देखा है। 90% ऑफ द एस्पिरेंट से ये करते हैं, मैंने भी ये भुगत भोगी हूँ, मैंने भी किया, मेरे काफी फ्रेंड्स जो तैयारी करते हैं उन्होंने भी ये गलतियां करी, क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई था नहीं। तो प्रॉब्लम इज कि ठीक सर, हमें ठीक। इस सेकंड पाथ पे जाना है, और इस चीज से प्रभावित नहीं होना है कि दूसरे वाले ने कोई सडनली क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई यार तेरे को ये नहीं आता, तो इसका मतलब तेरे को कुछ नहीं आता हिस्ट्री में। इट्स जस्ट नॉट अबाउट नोइंग 100%, इट्स जस्ट अबाउट नोइंग 70 to 80%, दैट टू विद मतलब ग्रेट, मतलब एनालिसिस ऑन दैट एप्लीकेबिलिटी, ओके। कि मतलब 45 आप देख रहे हो 40 to 50% में आपको सिलेक्शन हो रहा है, तो इवन यूपीएससी एंड आरपीएससी दे आर नॉट डिमांडिंग 100% फ्रॉम यू। आपको 70% भी आता है और उसको आप अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। रेदर देन आपको सिलेबस के वाइड कवरेज में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, रेदर देन वर्टिकल सिलेबस में इतना ज्यादा डीप जाने की क्वेश्चन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम है। इसमें आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर नहीं बनना, जैक आपको बनना है, मास्टर नहीं बनना, ठीक है। जी सर, जी। अब केवल ये तो आपका सब में अप्लाई होगा। अब मैं हिस्ट्री की बात करूं, थीम्स पे आपको फोकस करना है। थीम्स का मतलब क्या हुआ, थीम्स का मतलब जैसे हुआ कि हिस्ट्री को बेसिकली आप कितने एंगल में डिवाइड कर सकते हो। एक तो आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा, एक मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, एक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, राइट। ठीक है। जी। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आप बात करोगे कांग्रेस से पहले का इरा था, जिसे बोलते हैं प्री कांग्रेस इरा। प्री कांग्रेस इरा में मेजर मेजर सोसाइटल थीम्स क्या थी, मतलब सोसाइटी उस समय कैसा बिहेव करती थी। जैसे एक एंगल ये हो गया, सोसाइटी में क्या क्या एविल्स थे, सोसाइटी में क्या क्या अच्छा था और क्या क्या होता था, रिलीजियस एंगल क्या था सोसाइटी का, ठीक है। ये तो सोसाइटी का एंगल हो गया। पॉलिटिकल एंगल क्या चल रहा था, ब्रिटिशर्स कैसे बिहेव करते थे,
ठीक है, और ब्रिटिशर्स की लॉज एंड पॉलिसीज कैसे चलती थी और प्रिंसली स्टेट्स कैसे रूल करते थे। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल एंगल हो गया। इकोनॉमिक एंगल आपका क्या होगा कि ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या चलती थी, डोमेस्टिक आपके ट्रेड की क्या पॉलिसीज उन्होंने रख रखी थी, और ऐसी जैसे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल आपने हर इरा के देख लिए, थीम्स हो गए। ऐसे ही फिर आप जाओगे कांग्रेस का, 1885 में कांग्रेस आ गई। 1885 में कांग्रेस आने के बाद मॉडरेट्स आए। मॉडरेट्स का क्या थीम थी, उनका वेज क्या थे, उनके मीन्स क्या थे, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव से, उन्होंने कितना अचीव किया, कितना वो सक्सेसफुल रहे, कितना वो सक्सेसफुल नहीं रहे। ये आपकी थीम्स हो गई मेजर मेजर जो हिस्ट्री में चल रही है। जैसे अभी अभी की हम बात करें, आप समझ पाओगे, जैसे अभी 2014 के बाद मोदी इरा चल रहा है, तो मोदी इरा एक थीम हो गई, समझ रहे हो आप, कि मोदी इरा में पोस्ट 2014 में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए। जैसे आप कहोगे डिमोनेटाइजेशन इसके इरा में हुआ, या फिर जीएसटी इसके रिफॉर्म इसके में हुआ। तो डिमोनेटाइजेशन जीएसटी इकोनॉमिक एंगल हो गया। सोसाइटी के एंगल से आप जाओगे तो इन्होंने ट्रिपल तलाक में इन्होंने चेंजेस कर दिए, दैट इज सोसाइटी का एंगल हो गया। ठीक है, पॉलिटिकल इशू पे आप बात करोगे, 370 आर्टिकल को इन्होंने एब्रोगेट कर दिया, दैट इज अ पॉलिटिकल एंगल। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट थीम्स, बट इन थीम्स को अलग अलग कैटेगरीज में रख के इवेंट्स को डिस्क्राइब करना ये बहुत जरूरी है। ये आपके एक दिमाग में मोटा मोटा एक खांचा बन जाना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने के बाद, समझ रहे हो आपकी, मतलब हाँ ये पॉलिटिकल इशू था, ये इकोनॉमिक में चेंजेस आए, सोसाइटी में मेजर मोटा मोटा ये चेंजेस हो गए थे। ये चीज मैं आंसर राइटिंग में इक्वेट करूंगा तो इससे इसको लगेगा कि हाँ इसने सारे तो डायमेंशन कवर करे हैं और इस बच्चे ने पढ़ा है ढंग से, मतलब रियल में हिस्ट्री ढंग से पढ़ी है, मतलब उसने केवल फैक्ट्स पे नहीं गया, रट्टाफिकेशन पे नहीं गया है, तो इसको पता है क्या करना है करना। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एब्रप्ट से क्वेश्चंस भी होते हैं ना, उसको भी आंसर करने की स्थिति में आप बेहतर होते हो एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी और जिन्होंने थीम को समझ के स्टडी नहीं करी है। ठीक है, और टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन में क्या होता है कि टाइमलाइन में आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कौन सा इवेंट पहले हुआ। जैसे अभी के इवेंट में मैं पूछूं कि 300 डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, इट वाज इन 2016 राइट, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। और सिमिलरली 370 आर्टिकल को कब हटाया गया था, हेलो 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 जी सुन पा रहा हूँ सर, हेलो हाँ हेलो, आवाज आ रही है जी जी सर, जी जी अब सुन पा रहा हूँ, हाँ हाँ जी, बीच में इंटरप्ट आया, हाँ जी बोलिए, हाँ जी इंटरप्ट था बीच में, हाँ बोलिए सर। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि जैसे टाइमलाइन आपकी समझ में आ रही हो, जैसे टाइमलाइन अभी की बात कर रहा हूँ, रिसेंट से आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे रिसेंट में आपसे पूछा जाए डिमोनेटाइजेशन कब हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ, 8 नवंबर 2016 को हुआ था। ठीक है जी, और जी, आपसे पूछा जाए 370 को कब हटाया गया था, तो दैट वाज इन लास्ट ईयर इटसेल्फ 2019। अब इन चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए कि किस ईयर में मेजर इवेंट्स क्या क्या हुए थे। ऐसे ही हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1920 में जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में लॉन्च हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में लॉन्च हुआ था, दैट इज योर टाइमलाइन। वो आपकी डिसाइड करी टाइमलाइन क्या हुआ था। अब इसका रोल कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रोल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। प्री में कई बार आपको क्रोनोलॉजी पूछी जाती है इवेंट्स की, कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ। तो when you are clear with the timeline, you are able to answer that particular thing। ठीक है, तो कई बार कैसे अगर क्वेश्चन डीप में भी पूछा जाता है और आपको थोड़ा थोड़ा आसपास का भी आइडिया हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। तो टाइमलाइन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फोर्थ मैंने लिखा आंसर शुड बी मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल आंसर होना चाहिए आपका। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिनेरियो को आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया है कि सोशल का एग्जांपल से, सोशल से आप क्या समझते हो, सोसाइटी जो होती है समाज होता है सोसाइटी बेसिकली। समाज में क्या हो गया, जैसे आपके फैमिली और रिलेशन क्या होते हैं, वुमेन की क्या कंडीशंस हैं, सेक्स रेशियो की सेक्स रेशियो डिक्लाइनिंग है, वो क्या इश्यूज हैं, दैट इज सोशल एंगल। ठीक है,
वुमेन की क्या स्टेटस है सोसाइटी में, शेड्यूल कास्ट का क्या स्टेटस है, शेड्यूल ट्राइब्स का क्या स्टेटस है, दैट इज पर्टेनिंग टू सोशल एंगल। इकोनॉमिक एंगल क्या हो गया, इकोनॉमिक एंगल में ये हो गया कि मतलब प्रॉस्पेरिटी क्या थी, ग्रोथ रेट क्या थी, क्वांटिटेटिव टर्म्स में और क्वालिटेटिव टर्म्स में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी, समझ रहे हो आप? समझ रहा हूँ सर। हेलो, जी समझ रहा हूँ सर। जी जी पॉलिटिकल इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज और वो आइडियोलॉजी। जैसे आप देखोगे पोस्ट 2014 इट इज मोर अबाउट हिंदुत्व आइडियोलॉजी, राइट? हिंदुत्व की बात होती है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, और हिंदुत्व फोर्सेस को बढ़ावा दिया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज पॉलिटिकल। ओके, 370 को हटाना या राम मंदिर बनाना, दैट इज अ पॉलिटिकल अफेयर, राइट? लेकिन उसके सोशल रिपरकशंस भी होते हैं कि वो कम्युनलाइज हो जाती हैं चीजें और राइट्स भी हो जाते हैं, लोग क्या किस एंगल से उसको लेने लगे। जैसे बाबरी मस्जिद का 92 में हुआ, तो वो पॉलिटिकल इफेक्ट था, उसका रिपरकशन सोशल सोसाइटी में भी दिखने लग जाते हैं। बट वो पॉलिटिकल एंगल आपको लेना जरूरी है हर आंसर में कि पॉलिटिकली व्हाई दैट पर्टिकुलर इवेंट वाज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, ये तो आपका आंसर राइटिंग का हो गया। पांचवा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो हिस्ट्री के जो एग्जांपल्स हैं, जब आप एसे राइटिंग करते हो ना तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे आपका अभी के लिए एग्जांपल है, मान लो मॉडर्न प्रॉब्लम्स पे आपको कोई एसे आता है, टेररिज्म पे आपका कोई एसे आता है, ठीक है? टेररिज्म पे आपको कुछ लिखना है, ठीक है? आपको एसे लिखना है टेररिज्म पे, अब इस पे आप गांधीयन फिलॉसफी को ऐड कर सकते हो एज अ सॉल्यूशन, ठीक है? राइट। और आप कोट कर सकते हो कि भाई उन्होंने नॉन वायलेंस मूवमेंट में बिना मतलब इतना मास मूवमेंट उन्होंने लिया, मास का मतलब पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा मास का करा, लेकिन वो नॉन वायलेंट स्ट्रगल था। उसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि सत्याग्रह के टूल से आप बिना वायलेंस किए भी अपनी बात को मनवा सकते हो और अपनी चीजों को हासिल कर सकते हो। इट्स जस्ट नॉट नेसेसरी कि आपको वायलेंट ही होना जरूरी है अपनी बात को मनवाने के लिए। तो ये एग्जांपल आप कोट करके इसको काफी एनरिचिंग बना सकते हो एसे को। तो हाउ हिस्ट्री का लिमिटेशन केवल हिस्ट्री में नहीं है, सोसाइटी में भी क्वेश्चंस में भी आप हिस्ट्री को कोट कर सकते हो, एंड इवन इन ऐसे राइटिंग यू कैन कोट द टेररिज्म, मतलब दिस हिस्ट्री एग्जांपल्स। तो हिस्ट्री के एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो, जैसे पॉलिटिक्स में कैसे कम्युनलिज्म घुसा, कम्युनलिज्म का क्या रोल था, ठीक है? बेसिकली जैसे हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक एग्जांपल ये दिया जाता है, हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, क्यों सिविल सर्वेंट को हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हिस्ट्री से आदमी सीखता है। हिस्ट्री शॉर्ट ऑल अबाउट पास्ट, पास्ट में कुछ हुआ लेकिन पास्ट में हमने क्या गलतियां करी, उनसे हमें सीखने को मिलता है कि वो गलती हम रिपीट ना करें। समझ गए? राइट राइट राइट। वो एग्जांपल को कोट करना चाहिए। जैसे वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हुए एंड उसका इफेक्ट सब लोगों ने देखा कि करोड़ों लोगों की जान गई, उसके बाद हम 10 या 20 साल बैकवर्ड हो गए इकोनॉमिक टर्म्स में। उसका जो इफेक्ट था उसको भरपाई करने के लिए हमें 10-20 साल और एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा। तो लोगों ने ये देखा कि वॉर करने से कोई सॉल्यूशन हासिल नहीं होता कभी भी। देयर इज नो परमानेंट विनर इन अ वॉर, ठीक है? मतलब शॉर्ट टर्म में एक वॉर में कोई जीत सकता है लेकिन परमानेंट विनर कोई नहीं होता किसी वॉर में। ये चीज आप कोट कर सकते हो हिस्ट्री के एग्जांपल से, ठीक है? ठीक है सर। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री सिविल सर्विसेज में, ठीक है? हम ये मेरे टॉपिक्स हैं, इसमें जो स्लाइड्स में आगे रहेंगे। टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, राइज ऑफ नेशनलिज्म, प्री कांग्रेस इरा की हम बात करेंगे, फिर कांग्रेस इरा की बात करेंगे। हाँ, मैं इसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री को ही क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जो मैंने एनालिसिस किया है लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में 40 to 50%, 60% क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है? एंशिएंट और मिडिवल का इतना रोल इतना कम, मतलब इतना ज्यादा रोल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको छोड़ना चाहिए, बट मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब हैविंग सेड दैट, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है सिविल सर्वेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और इस चीज का आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं तब आपको आइडिया मिलता है कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन आंसर्स का एनालिसिस किया था, एनवायरनमेंट का मैं बता रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज एक बहुत हॉट टॉपिक है, ठीक है? और क्लाइमेट चेंज पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है उस पर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि
सबके लिए क्लाइमेट चेंज पे जो मटेरियल अवेलेबल है सबके पास बराबर है, राइट? जो पढ़ने वाले कैंडिडेट्स हैं सबके पास बराबर है। आप उसमें थोड़ा सा और अच्छा एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे तो आपको थोड़ी सी एज मिल सकती है, आधा मार्क्स और 1 मार्क की जो एज है, हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स की जो एज है वो आपको मिल सकती है, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये होती है स्मार्ट स्टडी कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री मुझे ढंग से क्यों पढूं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने देखा है कि भाई ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री में अपने आंसर्स को बढ़िया करने के लिए, आइदर आई विल स्टार्ट टू यूज फ्लो चार्ट्स का मैं यूज करूंगा, ठीक है? जी सर, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स का यूज करूंगा। तीसरा, फ्लो चार्ट्स कैसे होगा, जैसे 3 पॉइंट से बना दिए, ऐसे आपने देखे होगा ये इवेंट्स को ऐसे बनाने के लिए, समझ गए? जी ये सर, आप जी जी फ्लो चार्ट्स के थीम्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, मैप बनाने लग गए, आप इंडिया का मैप बनाओ। लोग कहते हैं केवल ज्योग्राफी के आंसर्स में मैप बनाते हैं, नहीं, आप हिस्ट्री के में भी मैप बना सकते हो, समझ रहे हो? आप कंडीशंस बता सकते हो कि भाई मैप में क्या क्या कंडीशंस थी, आप एंशिएंट हिस्ट्री में मैप ड्रॉ कर सकते हो, मिडिवल हिस्ट्री में मैप ड्रॉ कर सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में मैप ड्रॉ कर सकते हो, पार्टीशन का इफेक्ट दिखाने के लिए मैप ड्रॉ कर सकते हो, आप कहीं भी मैप ड्रॉ कर सकते हो। मैप ड्रॉ करने से, आप इन चीजों को ड्रॉ करने से क्या होता है कि जो आंसर चेक करता है, इवेल्युएटर होता है, उसको थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखता है, मतलब कॉम्पिटिटर में एक्चुअली आपको एज मतलब कंपटीशन में उनसे एज लेनी है ना, तो थोड़ा तो डिफरेंस कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो फ्लो चार्ट्स, डायग्राम और मैप्स का आप यूज करोगे जितना ज्यादा अपने आंसर राइटिंग में, उतना ज्यादा आपको एज मिलेगी, और इनसे आपके क्या होंगे, जो आपके हाफ टू 1 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं पर क्वेश्चन, ये आपके बढ़ जाएंगे और इससे आपकी मेरिट काफी ऊपर चली जाती है। ठीक बात, ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे हमने क्या टाइमलाइन की बात करी, अब हम टाइमलाइन की बात करते हैं। आपको टाइमलाइन दिख रही है? जी हाँ सर, दिख रही है सर। ठीक है, ये स्केल हो गया 1900 से हम बात करेंगे 1950 तक, ठीक है? अब इसमें मोटे मोटे आप देखोगे इवेंट दे रखे हैं, जैसे मैं टाइमलाइन की बात कर रहा था तो इसकी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए मैंने इंकॉर्पोरेट किया स्लाइड में, ठीक है? अब जैसे 1905 क्यों इंपॉर्टेंट था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और स्वदेशी मूवमेंट हुआ यहाँ, ठीक है? अब सपोज करो कि जैसे मैं आपको इसको यहीं पे बताता हूँ कि नोट्स कैसे बना सकते हो आप। अभी होता क्या है, जैसे आप सपोज करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आपका मेंस है और मेंस आपका 15 जुलाई को है, ठीक है? और आपको 15 दिन, आज 2 तारीख हो गई, 13 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, राइट? और आपको मतलब रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करोगे आप? किताब से तो पढ़ नहीं सकते, किताब दोबारा उठा के पढ़ोगे तो आपको बड़ा बोरिंग लगेगा, वो इतनी सारी पढ़ोगे उतना टाइम होता नहीं, क्योंकि आपको रिवाइज बहुत ज्यादा करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। जी सर, ठीक है, समझ, हाँ जी। अब आप क्या करोगे, माइक्रो नोट्स बनाओगे। जैसे ये नोट्स आपने बना लिए, लेफ्ट साइड में आपका ये नोट्स हो गए। स्वदेशी मूवमेंट में आपने यहीं पे नोट्स बना लिए, ऐसे लाइन करके, समझ गए? स्वदेशी मूवमेंट में, व्हाट इज स्वदेशी मूवमेंट, जिसे चार्ट भी बोलते हैं। स्वदेशी मूवमेंट क्या है, ठीक है? वाई स्वदेशी मूवमेंट, क्यों आया भाई स्वदेशी मूवमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है सर, ठीक है? ऐसे आपने नोट्स बना लिए, समझ रहे हो? व्हाट, व्हाई, हाउ, कैसे हुआ स्वदेशी मूवमेंट, 1905 में क्यों हुआ, व्हाट वर द रीजन फॉर द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है? अब ये आप यहाँ पे आप नोट्स बना सकते हो बेसिकली इसी पे। फिर आप मुस्लिम लीग पे बना सकते हो, मुस्लिम लीग क्यों बना, मुस्लिम लीग में जैसे आप देखोगे कम्युनलिज्म के सीट्स पड़ गए थे सबसे ज्यादा। कम्युनलिज्म मतलब यहाँ से डिसाइड होना चालू हो गया था कि हिंदू और मुस्लिम के इंटरेस्ट कभी भी कन्वर्ज नहीं कर सकते, उनको अलग होना जरूरी है। उनके पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट दे आर डिफरेंट, नॉट इवन डिफरेंट, दे आर एंटी टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक साथ कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम एक मयान में नहीं रख सकते, मतलब सीधी सी बात ये है। तो 1906 में मुस्लिम बना। अब सूरत स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट में भाई साहब क्या हो गया, ऐसे आपने यहाँ पे नोट्स बना लिए, भाई इसका क्या इफेक्ट था, छोटे छोटे कीवर्ड्स आपके रहेंगे, छोटे छोटे कीवर्ड्स रहेंगे, उस कीवर्ड्स के बेसिस पे आप 20 से 30 वर्ड्स आप लिख दोगे, समझ रहे हो? समझ गया। अब क्या होता है कि आंसर जब आरएस में आपको लिखना है तो 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स एंड 100 वर्ड्स इन
इतनी वर्ड लिमिट वाले आंसर आते हैं, दैट इज 2 मार्कर, इट इज 5 मार्कर, और ये 10 मार्कर का होता है। जैसे 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, सॉरी, और ये 100 वर्ड्स का होता है। ठीक है, सही है। इस 10 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है, अब 100 वर्ड्स के लिए आपको कितने से कीवर्ड्स चाहिए? यू नीड ओनली 5 कीवर्ड्स टू राइट 100 वर्ड्स। एक कीवर्ड पे आप 15 से 20 वर्ड्स लिख सकते हो ना एक लाइन में। जैसे व्हाट इज नाउन, नाउन आपको पता है तो नाउन पे आप लिख सकते हो ना 15 से 20 वर्ड एक भाषा। तो यू नीड ओनली 5 to 6 कीवर्ड्स किसी भी आंसर राइटिंग के लिए। तो हर सिलेबस का हर माइक्रो टॉपिक पे आपके अगर 5 to 6 कीवर्ड्स तैयार है तो आप कोई सा भी आंसर को एड्रेस कर सकते हो। और ये मेरी गारंटी है, अगर ये चीज अगर आपने कर ली तो आपका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दैट इज स्मार्ट स्टडी। और ये एस्पिरेंट करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ये चीजें करते हैं, और यही डिफरेंस उनको बनाती है। अदरवाइज मतलब माइंड सेम होता है, मटेरियल सेम सबके पास है, आजकल टीचर की अवेलेबिलिटी सबके पास है, बुक सबके पास अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज सबके पास अवेलेबल है। बट द थिंग इज कि ये जो एक्स्ट्रा मेहनत करती हैं ये खुद को करनी पड़ती है, और ये थोड़ा सा हमें अलग बनाती है, हर एस्पिरेंट को अलग बनाती है, और ये डिसाइड करता है कौन लिस्ट में आएगा, कौन लिस्ट से बाहर जाएगा। और नॉट इवन द लिस्ट में आपको क्या मिलेगा, कौन सी अच्छी रैंक आपको मिलेगी। जैसे मैं भी अभी एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं भी अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी मेरी सर्विसेज में, पर मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला था, तो मैंने भी कुछ ना कुछ गलतियां करी होंगी, इसलिए मेरी रैंक थोड़ी सी पीछे है। मैंने उनसे बात करी, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में मुझे मिले थे, टॉपर से मिला था, भाई तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी फर्स्ट रैंक है, तो वो बताते थे कि हमारे ये हमने किया, ये चीजें थी। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको कीवर्ड्स आने चाहिए। ऐसे ही मॉडल रिफॉर्म्स का आपने बताया 1909 में क्या हुआ, व्हाट, व्हाई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, बेसिकली फंडा। मॉडल रिफॉर्म्स में क्या हुआ, ऐसे ही टाइमलाइन आप देखोगे, इस पे आप पूरा 1-2 A4 साइज में 2-3 पन्नों में आप पूरा हिस्ट्री को मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। केवल वो आप शीट देख के चले, और आपका वो हार्डली 2 से 3 घंटा लेगा रिवीजन में। अगर आपने ऐसे नोट्स बना लिए तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी बाद में एग्जाम से जस्ट पहले 15 दिन पहले मैं इधर उधर घूमने की, भाई मैं कहाँ देखूं, मेरे को आंसर नहीं मिला, मैं किससे पढूं, कौन से सोर्स से पढूं। आपका कंसोलिडेटेड मटेरियल रहेगा, रिवीजन आपका फास्ट होगा, और आपके दिन वेस्ट नहीं होंगे इस सोचने में कि मैं क्या पढूं। मेरे साथ फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में यही हुआ था, यूपीएससी जब दिया था। मेंस तो हमने क्वालिफाई तो कर लिया प्री, पर उसके बाद पता ही नहीं चला मेंस में पढ़े क्या, क्योंकि बस हम पढ़ते जा रहे थे। जब 1 महीना आया जस्ट एग्जाम के, हाथ पैर फूलने लग गए हम सबके, भाई पढ़े क्या, क्योंकि इतना सारा पढ़ने का तो किताब सीधे उठाई नहीं जाती जस्ट एग्जाम से पहले, मेंस से पहले नर्वसनेस रहती है, और सिलेबस का बड़ा हैवी सा प्रेशर रहता है। पर ये चीज आप कर लोगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम्स होगा, और रिवीजन जब आपका मल्टीपल टाइम्स होगा आप अच्छा मार पाओगे। ठीक है सर, ठीक है समझ हेलो, सुन पा रहा हूँ सर मैं। अब ये जैसे आप लिस्ट इसको, हाँ ठीक है, अब जैसे इसको डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो, ये जो लिस्ट है इसको आप दीवार पे चिपका लो, उसके नोट्स बना सकते हो A4 A3 में। जैसे अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ आता है, उसके बारे में आप आगे यहाँ पे इन चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मोटा मोटा चलते हैं, आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेते हैं कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। आपको पता है ना वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं बंगाल को? जी मालूम है सर, वेस्ट अपना और बांग्लादेश अपोजिट ईस्ट बंगाल। हाँ, बांग्लादेश वाला ईस्ट बंगाल एंड दैट इज वेस्ट बंगाल। तो ये पार्टीशन हुआ था बंगाल का 1905 में, वही इवेंट है। ठीक है जी सर जी। स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1906 में। अगर हम जाते हैं तो मुस्लिम लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। मुस्लिम लीग वाज जस्ट लाइक, आप समझ लो कि इट वाज कांग्रेस थी, कांग्रेस जैसे एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ऐसे मुस्लिम लीग वाज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, राइट सर, सपोज टू बी मतलब, ठीक है, उनको लगता था कि हम मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए हम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। फिर 1907 में हम आते हैं तो सूरत स्प्लिट हुआ। व्हाई सूरत स्प्लिट इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे 1885 में कांग्रेस बनने के बाद मॉडरेट्स उसको कंट्रोल करते थे। मॉडरेट्स का मतलब क्या होता है कि जो नरम दल बोलते थे, जिसको नरम दल, मतलब वो
मतलब वो एग्रेसिव नहीं थे नेचर में, वो मतलब प्रोपेगेंडिस्ट ऐसे थे कि वो पिटिशन देते थे लोगों को। उनको मतलब इनहेरेंट बिलीव था कि ब्रिटिशर्स क्या है, उनको ये पता नहीं है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, हम एक ऑर्गेनाइज वे में अपनी प्रॉब्लम रखेंगे तो शायद वो हमारी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसको लीगल तरीके से उसको एड्रेस करेंगे। मॉडरेट्स को ये लगता था कि पॉलिटिकल ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, जिस चैनल के थ्रू हम एक मतलब मेमोरेंडम उनको देंगे और हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा। तो उनके जो तरीके थे वो मतलब एक मास बेस्ड करेक्टर के नहीं थे, वो एलिटिस्ट थे। मतलब उसमें बड़े बड़े लॉयर्स थे, हुआ करते थे मॉडरेट्स में, तगड़े तगड़े लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे उस समय के। तो जो एलिट ग्रुप होता था सोसाइटी का, वही मेंबर्स थे, मास का पार्टिसिपेशन इतना नहीं था। ठीक है, तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1885 के बाद मॉडरेट्स के जो काम करने का जो तरीका था या उसके जो इफेक्ट्स थे वो दिख नहीं रहे थे, मतलब फ्रूटफुलाइज नहीं होते, और वो मास को एड्रेस नहीं कर पा रहे थे। लोगों को लग रहा था कि भाई ये मॉडरेट्स कांग्रेस के हमारी जो दिक्कतें हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने नहीं ले जा पा रहे ढंग से। ठीक है, तो एक कांग्रेस में एक अलग से कैंपेन बनने लगा, एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज होता था, वो ये सोचते थे कि हमें एक्सट्रीम वे पे काम करना चाहिए अपनी बातों को मनवाने के लिए। एक्सट्रीम वे क्या होना चाहिए, जैसे बायकॉट कर दिया ब्रिटिश गुड्स, बायकॉट कर दिया, और हम क्या करेंगे, अपने स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी हम करेंगे। ठीक है, हम अपने फेस्टिवल्स को खुद से मनाएंगे। गणपति फेस्टिवल्स इन्होंने मनाना चालू कर दिया, बाल गंगाधर तिलक। अब इसके प्रोपोनेंट थे लाल बाल पाल, जिनको बोला जाता था लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे। ये कहते थे कि ऐसे पिटीशन करने से कुछ फायदा नहीं था, और उनकी इनहेरेंट आइडियोलॉजी थी कि ब्रिटिशर्स बदमाश हैं, मतलब वो उनको पता सब है, बट वो चाहते ही नहीं कुछ काम करना। मतलब वो चाहते ही नहीं कि इंडिया का विकास हो या इंडिया का डेवलपमेंट हो या इंडिया का भला हो, वो चाहते नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बायकॉट करना पड़ेगा, तभी इनके अक्ल आएगी और तभी ये समझेंगे। हम इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑपरेट करना ही बंद कर देंगे। तो वो एक्सट्रीमिज्म फेज हो गया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफी हद तक बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। उसका जो क्लाइमेक्स था वो 1907 में सूरत स्प्लिट में दिखा। ठीक है, और दोनों ग्रुप फैक्शन अलग हो गए, मॉडरेट्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। It's just like separation of a political party. It's just like a separation of political party. And even though they wanted to achieve the same common goal, but their ways are different. Moderates का ways different था, extremists का ways different था। Extremists चाहते थे कि मास का पार्टिसिपेशन हो, लोग सड़कों पे उतरे, जैसे निर्भया का आंदोलन हुआ। ठीक है, करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पे आए। करप्शन तो पहले भी था, आज भी है। ठीक है, लेकिन मास मूवमेंट कब बनाया इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने? 2011 में। तो मास का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, एक्सट्रीमिस्ट को ये लगता था। ठीक है, फिर आप जाओगे 1914 में, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा। अब 1914 क्यों इंपॉर्टेंट हो गया हिंदू महासभा? हिंदू महासभा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ये बता रहा है कि नाउ रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन होना चालू हो गया है। जब रिलीजन के बेसिस पे किसी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हो रहा है, इसका मतलब उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होने चालू हो गए, मतलब कम्युनलाइज होना इजी हो जाता है। समझ रहे हो? किसी भी चीज को कम्युनलाइज करना इजी हो जाता है। कि जब भी अभी मुस्लिम लीग अलग हो गई, हिंदू महासभा अलग हो गई, अब इससे ये चीज इंटरप्रेटेड होने लग गई, इंटरप्रिटेशन ये होने लगा कि हिंदू के इंटरेस्ट अलग है, मुस्लिम के इंटरेस्ट अलग है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो मतलब ग्रॉस इंटरेस्ट था कि भाई नेशन को आजाद कराना है, वो कहीं ना कहीं होने के चांसेस थे इन दोनों कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के आने की वजह से। ठीक है, फिर 1906 में आप बात करोगे होम रूल लीग। होम रूल लीग में क्या इंपॉर्टेंस रोल था, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एनी बेसेंट का क्या रोल था, और अपना गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक, इन दोनों का क्या रोल था। फिर लखनऊ पैक्ट क्या था? लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, 1907 में दोनों अलग हो गए थे, हिंदू मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, वो दोनों क्लोज आ गए, उन्होंने पैक्ट साइन कर लिया। ठीक है, वो दोनों भी क्लोज आ गए, और पहली बार मुस्लिम लीग ने भी इसका साथ दिया। फिर 1917 में चंपारण मूवमेंट आया। चंपारण मूवमेंट क्या है? इसका ये था कि ये फर्स्ट मूवमेंट था जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का टूल का इस्तेमाल करके पहली बार मास बेस्ड कोई मूवमेंट चालू करने की नींव रखी थी। और गांधी जी का पहला एक्सपेरिमेंट था विद सत्याग्रह इन इंडिया।
राइट सर, ठीक। तो चंपारण 1917 में इम्पोर्टेंट हो गया। फिर 1919 में अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 आया था। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। रॉवलेट एक्ट इम्पोर्टेंट था, रॉवलेट एक्ट में यही था, ठीक है। फिर जलियांवाला बाग मैसेकर 99 बैसाखी पे हुआ था अमृतसर पे, ठीक है। फिर 19 उसके खिलाफ में 1920 में अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ। नॉन कॉपरेशन बेसिकली दो चीजों के अगेंस्ट में था, एक तो था जलियांवाला बाग के अगेंस्ट में और रॉवलेट एक्ट के अगेंस्ट में, और एक खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट में। तीन चीजें थी बेसिकली, ठीक है। फिर 1921 में मालाबार रिबेलियन हुआ, चोरी चोरा कांड हुआ। चोरा चोरी कांड में ये हुआ था कि उस कांड की वजह से, चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट ही वाज सो डिस्ट्रेस कि उन्होंने बैकआउट कर लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। जी सर, ठीक है। फिर हम फिर उस डिकेड की बात करेंगे कि उसमें स्वराजिस्ट आए थे। तो फिर 1930 में आप जाओगे तो दांडी मार्च आ गया था। दांडी मार्च वही क्या है, नमक सत्याग्रह जो था, नमक का कानून तोड़ा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो जिसे कहा जाता है, ठीक है। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो आपको लाने हैं उसके लिए कांग्रेस का या अलग अलग पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का होना जरूरी है। तो गांधी इरविन पैक्ट बेसिकली वही पैक्ट था जिसमें सेकंड राउंड टेबल कांग्रेस में कॉन्फ्रेंस में जाके महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। फिर 1932 में कम्युनल अवार्ड की बात होगी। कम्युनल अवार्ड में हुआ था कि जो इलेक्टोरेट्स जो थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है? जी, ये सर अभी क्या होता है, जैसे ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें एलिजिबल वोटर्स होते हैं ये, ठीक है। दीज आर द एलिजिबल वोटर्स। तो कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए, ये वोट करते हैं इसको। अभी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही होता है, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था कि जो मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसमें मुस्लिम ही वोट करेगा, ठीक है। मुस्लिम अगर कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसको केवल मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करेगी। हिंदू इवन दो वो एलिजिबल है वोट देने के लिए, पर वो वोट नहीं डाल पाएगा। दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सिमिलरली हिंदू मुस्लिम के अलावा एससी और एसटीज के लिए भी ये चीज कम्युनल अवार्ड में दे दी गई थी। मतलब, और ये जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, उन्होंने कहा था कि हिंदू शेड्यूल्ड कास्ट के जो इंटरेस्ट हैं दे आर डिफरेंट एंड दे आर ए डिफरेंट क्लास ग्रुप, कास्ट ग्रुप। तो उनका इंटरेस्ट हिंदुओं के साथ रह के नहीं हो सकता, तो उनको जॉइंट अलग से इलेक्टोरेट देने की जरूरत है, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में फिर गांधी जी उस पे गए थे, कास्ट पे चले गए थे। तो उसके बाद एक फिर उनके नया स्कीम ऑफ थिंग्स निकाला था कि भाई नहीं, कि ठीक है हम जॉइंट इलेक्टोरेट दे देंगे। जॉइंट इलेक्टोरेट मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं, एक एससी का भी खड़ा हो सकता है और एक आपका जनरल कास्ट का भी खड़ा हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिल गया, ठीक है, ठीक है सर। और फिर और इसके बाद ये हुआ था कि नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड हैं वो बहुत ज्यादा कर दी थी। फिर उसके बाद हम जाते हैं 1937 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई थी प्रोविंशियल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे वही हो गया, एक तो सेंट्रल लेवल पे जैसे अपनी यूनियन गवर्नमेंट हो गई, ऐसे ही वहां पे प्रोविंशियल लेवल मतलब हो गई स्टेट गवर्नमेंट टाइप होती थी उस समय भी, ठीक है। जैसे ये इंडिया है, इंडिया का मैप बनाना भी आपको आ जाए थोड़ा जल्दी में, ऐसा मोटा मोटा, ठीक है। दिख रहा है आपको थोड़ा सा? हाँ जी सर, जी समझ पा रहा हूँ, गुड। थोड़ा सा मैप आपको दिख रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है। तो ये मैप, जैसे मैप बना के आप उसमें, तो जैसे प्रोविंस हुआ करती थी, जैसे यूपी प्रोविंस हो गई, यूपी प्रोविंस ये थी, मान लो जैसे यूपी प्रोविंस थी, ये पूरा बंगाल होता था, जैसे ये है, ये आपका पूरा वो था, और ये आपका क्या था, पाकिस्तान, ठीक है जी सर। ये पूरा आपका पंजाब एरिया था, ये आपका सिंध एरिया था मोटा मोटा, ये आपका वेस्ट बंगाल था, ये आपका ईस्ट बंगाल हो गया। तो इसमें प्रोविंस हुआ करती थी, जैसे ये सेंट्रल प्रोविंस हो गई, अभी आपको थोड़ा सा क्लियर सी समझ में आ रहा होगा, ये सेंट्रल प्रोविंस हो गई। यहाँ पे आपकी यूपी होती थी, यहाँ पे आपकी बॉम्बे प्रोविंस होती थी, ये पूरी बॉम्बे प्रोविंस हो गई। यहाँ पे मद्रास प्रोविंस होती थी। तो इन प्रोविंसेस में क्या होते थे, इलेक्शन हुए 1937 में।
फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी प्रोविंस लेवल पे। प्रोविंस लेवल पे पहली बार कांग्रेस मिनिस्ट्री से उन्होंने एज ए गवर्नमेंट काम करना चालू करा। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद हमारा वर्ल्ड वार आ जाता है। 1939 में वर्ल्ड वार चालू हो जाता है जी। ठीक है, वर्ल्ड वार टू चालू हो जाता है हमारा। जी सर। वर्ल्ड वार टू चालू हो, ठीक है, दे स्टार्ट वर्ल्ड वार टू। फिर उसके बाद ये इवेंट हुआ, ये बहुत टर्बुलेंट फेज है 1940 टू 1947। दिस इज द मोस्ट टर्बुलेंट फेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्योंकि इवेंट्स इसमें तेजी से चेंजेस होना चालू हुए। आप देखोगे यहाँ पे बहुत तेजी से इवेंट्स भी हो रहे हैं, और में तो गैप आपको मिलेगा काफी, जैसे ये 1922 से 1930 तक काफी कुछ ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं आई थी। 32 से 37 में 5 साल तक कोई बड़ा मेजर इवेंट नहीं हुआ। बट these 1940 to 1947 the events starts to change, मतलब बहुत अब्रप्टली और तेजी से चेंज होना चालू हो गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वार का सिचुएशन थी और एक्सिस पावर और अलाइड पावर्स के बीच में जो पूरा वॉर चल रहा था। जर्मनी, बेसिकली जर्मनी, जापान, डीज और इटली, ये एक साइड थे, बाकी यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, दीज आर ऑन द अदर साइड। ओके, तो जो वर्ल्ड वार हुआ था, वर्ल्ड वार में 1939 से 1945 में इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री पे क्या इफेक्ट हुआ तो क्या क्या चेंजेस आए, वो चीजें चेंज हुए हैं। अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, वेवल प्लान आया, कैबिनेट मिशन आया, और 1947 में मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये हमारा मोटा मोटा आपकी इंडियन हिस्ट्री हो गई। अब इसको 1885 से ले लो, दैट इज द बर्थ ऑफ कांग्रेस। ओके, राइट, ठीक है सर। द बर्थ ऑफ कांग्रेस टू 1947 आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, आई वुड से मॉडर्न हिस्ट्री, इसको फ्रीडम स्ट्रगल कहेंगे आप, ठीक है। इसको हम फ्रीडम स्ट्रगल कहेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रीडम स्ट्रगल, वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि गांधी जी का फेज हो गया, गांधी जी का जो रोल है इसी में मिलेगा, गांधीयन फेज। मास मूवमेंट आपको इसी में मिलेंगे, बड़े बड़े, इधर आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ले लो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ले लो, क्विट इंडिया मूवमेंट देख लो, स्वदेशी मूवमेंट देख लो, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स। एंड अंबेडकर इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आ जाती है, व्हाट रोल अंबेडकर डिड प्ले, ठीक है। चौथा सुभाष चंद्र बोस, जी सर। एंड उसके बाद आपका इसका सुभाष चंद्र बोस के अलावा आपका हो गया जवाहरलाल नेहरू का रोल हो गया। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता। बाकी ये गांधी जी और अंबेडकर ये काफी हॉट टॉपिक रहते हैं। हाँ, और एक ये भी है, एक होता है मिलिटेंट फेज जो होता है। मिलिटेंट फेज में बेसिकली आपका हो गया ये भगत सिंह, जी जी, और ये राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट हो गई, इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ये रोल आप पहले पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पिक्टोरियल आप जाओगे, आपको दिख रहा है? जी सर, जी दिख रहा है सर, दिख रहा है। अब यहाँ देखोगे 1857, इट्स बेसिकली वही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, रानी झांसी। फिर 1885 में आप पिक्टोरियल पे आओगे, आपको दिखेगा दिस इज कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट है। 1905 में आप स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था, जिसमें वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बाइफिकेशन कर दिया था, ठीक है। ठीक है सर। 1909 आप देखोगे जलियांवाला कांड दिखा रहा होगा, दिस वाज इज जलियांवाला बाग। 1930 you can see that Mahatma Gandhi breaking the salt law, the civil disobedience movement. Then 1942 do or die, quit India movement, do or die, or this made a tryst with the destiny, that is independence, ठीक है। तो it's just not about cramming that events, it's more about कि भाई ये जैसे मैंने पढ़ा what, why,
कॉन्सिक्वेंसेस हाउ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ये समझ में आया ना आपको, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। और आप एक मतलब 2-3 A4 साइज के पेपर में ही इनके नोट्स बना के तैयार रख सकते हैं। आपको मोटा मोटा इसमें आइडिया लग जाएगा और आप अच्छे से उसको मतलब इजीली, हिस्ट्री फिर आपके लिए बर्डन नहीं रहेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो आज कंक्लूड करें, आपको समझ में आया थोड़ा? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपको कोई और डाउट? क्योंकि इस पे थोड़ा सा पहली बार इस पे जूम पे ले रहे हैं, मेरा ही पहला एक्सपीरियंस है। मैं ओके अदरवाइज सर। तो वैसे किसी का क्लासरूम में जाके लेते हैं, लेकिन कोई भी वैसी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर आप लिख लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर। जी सर। कोई दिक्कत हो तो आप, कोई बात नहीं सर, मैं आप बिल्कुल बात कर लूंगा आपको। हाँ जी, हाँ सर, दिख गया, मैं लिखता हूँ सर, एक सेकंड वेट। 87 7300 7300 300। 416463। ओके सर, ओके, ठीक ठीक। ठीक है, कल थोड़ा सा इसको बिल्कुल सर, और ठीक है। एक बार इसमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं, तो उसके बाद थोड़ा, वैसे आपको दिख तो रहा होगा ना? बिल्कुल सर, सर बिल्कुल क्लियर है। वो हेलो, इनिशियल फेज में अपनों को, मुझे थोड़ा, जी सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन पा रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो इनिशियल फेज में मुझे थोड़ा सा मतलब इनिशियल फेज में मुझे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आपकी साइड सब सही था, अब सही है, फाइन था, पूरा सेशन सही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और स्लाइड्स आप चाहोगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, इसको ठीक करके। ठीक है, और कोई बात। आपको किस तरह से पढ़ना है, जैसे नोट्स आपको, जैसे मैंने ऐसे बना रखे हैं नोट्स, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें से आप रीड कर, जैसे हिस्ट्री जो मैंने बुक से वो डाउनलोड कर लेना और उसको पढ़ना आज। जैसे ये तमिलनाडु वाली जो क्लास है, क्लास 12th की आप बुक्स पढ़ना, पहली क्लास 12th वाली, वॉल्यूम 1। ठीक है, हेलो। ओके।